Hello and welcome my YouTube channel Eklam GS World. Think different and go ahead. Today I am going to discuss very important part of political science polity. इसमें हम कुछ वेरी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कहीं न कहीं कभी न कभी इंडिया हो या बिहार लेवल पे हो वो क्वेश्चंस पूछा गया है। और हम इसे जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए जा रहे हैं वो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन नहीं कि ऑप्शन में टिक करके छोड़ देंगे, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहाँ से ये प्रोविज़न आया, क्या प्रावधान है, कैसे है, प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी पॉलिटिकल है उसको। तो ये जो हमारा सेशन होगा ये 50 क्वेश्चंस को होगा, हो सकता है ये एक से अधिक पार्ट्स में बने। और इसे हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं और आशा है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा और काफ़ी हेल्पफुल है फॉर एनी एग्जामिनेशन। और ये 50 क्वेश्चंस है, लेकिन जब हम इसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बारे में लेक्चर देंगे, डिस्कस करेंगे, तो पता चलेगा इससे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस बाहर आ गया। तो हम 4 लाइन से शुरू करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो शुरू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चंस है पॉलिटी में, अभी जो हमारा सेशन चल रहा है पॉलिटी, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान। इसमें जो पहला क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से है कि विच आर्टिकल हैज प्रोविज़न, विच आर्टिकल। तो ये हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों बच्चे के लिए है ना। तो हम इसका हिंदी बोल देंगे विच आर्टिकल है, और जिसका हिंदी होगा इंग्लिश बोल देंगे विच आर्टिकल हैज प्रोविज़न। हैज प्रोविज़न, प्रोविज़न मतलब प्रावधान, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। विच आर्टिकल हैज प्रोविज़न रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान में, किस अनुच्छेद में बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान है। तो इससे पहले हम बात करना चाहेंगे जो जो राजनीति विज्ञान है पॉलिटी हमारा, उसमें जो संविधान जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मालूम होगा 26 नवंबर 1949 से बनकर तैयार हुआ और 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ इसीलिए, और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और उसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू मतलब इम्प्लीमेंट हो गया। और चूँकि 26 नवंबर 1949 को बना इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया मनाते हैं। तो इसमें हम लोग एक बात करेंगे कि जैसे कि कोई बुक है, जैसे साइंस की ही बुक है, तो साइंस की बुक में जैसे केमिस्ट्री है तो वो एक प्रकार से हम लोग बाय एग्जांपल समझेंगे। तो यदि केमिस्ट्री को संविधान की बुक बोलेंगे तो केमिस्ट्री का जो चैप्टर होगा, सपोज दैट कोई एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ही लेते हैं, तो वो जो चैप्टर है वो भाग हो गया और उसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे करंट के बारे में पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर के पढ़ेंगे, वो अनुच्छेद हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि बुक है, बुक का जो चैप्टर है वो भाग है और भाग के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो क्या है? अनुच्छेद है। यही हमारा। तो जब संविधान बना था बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी क्रांतिकारियों ने मिलकर जब संविधान बनाया था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बहुत सारे लोग थे, जे.बी. कृपलानी के तरह लोग थे। तो उस समय में जो संविधान बना था तो 8 अनुसूची था, उसके बाद 22 भाग था और 395 अनुच्छेद था। वर्तमान में क्या है? 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 448 करीब क्या है? अनुच्छेद है, जिसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन 17, अनुच्छेद 17, जिसको आर्टिकल 17 बोलेंगे। बी नंबर में अनुच्छेद 19, सी नंबर में अनुच्छेद 18 और डी नंबर में हम लोग लेते हैं अनुच्छेद 24। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ये जो आर्टिकल 24 है, क्योंकि आर्टिकल 23 एंड 24 ये दोनों जो है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से है ना। इसमें 23-24 जो आर्टिकल 30 है वो क्या? फोर्स्ड लेबर है ना, आप जबरदस्ती किसी को मतलब लेबर नहीं कर सकते हैं। और 24 जो है बच्चों से संबंधित है कि
6 से 14 वर्ष के बच्चे को आप कंपनी फैक्ट्री में नहीं रख सकते हैं, मतलब शोषण के अधिकार संबंधित है। ये 23-24 जो है ना, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में दिया गया। अब जो अनुच्छेद 17 है वो क्या बताता? अस्पृश्यता के बारे में बताता। किसके बारे में बताता? अस्पृश्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 19 जो है ना, और ये सब किसके बारे में, किससे आता है? तो 14 से 18 जो है वो क्या है? राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी में कौन है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो सॉरी 19 नहीं है, ये जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में है ना। जैसे कि जो मूल संविधान था उसमें किसने अधिकार थे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट है, क्या है? फंडामेंटल राइट, जो कहाँ है? भाग 3 में। तो भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट है वो अनुच्छेद 12 से 35 है। तो 12 से 35 में सभी आ जाएगा। और उसमें क्या है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी है ना, स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके बारे में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? ये जो है वो क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब भारत के संविधान का क्या आत्मा है, क्या है? दिल और आत्मा है। और उसमें जो आर्टिकल 32 है, जिसके बारे में हम पहले लेक्चर दे चुके हैं, जो रीट से रिलेटेड है, आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है। और जो आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट, वो क्या करता है? हाई कोर्ट रीट जारी करता है। रीट 5 है, उसके बारे में हम लोग बता दिए हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस है, परमादेश है ना। उसके बाद प्रोहिबिशन है, जिसको हम लोग प्रतिषेध बोलते हैं, सर्टियोरिटी है, उसको हम लोग उत्प्रेषण लेख या उत्प्रेषण बोलते हैं, और को वारंटो अधिकार पे, इसका मेरा एक लेक्चर दिया हुआ है एकलव्य जीएस वर्ल्ड में, आप यूट्यूब चैनल खोल करके दे सकते हैं। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल से बताया गया है। और रीट को समझने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो एग्जाम्पल के द्वारा ही आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसके बारे में बताता? फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। इसको हिंदी में बोलेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लोग इसके द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नोट भी बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारा अनुच्छेद जो 18 है वो बोलता है उपाधियों के अंत के बारे में। उपाधियों के अंत से संबंधित, अंत से संबंधित है, उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो 17 हो गया अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता संबंधित। 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच से, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। और जो 1 नंबर का आंसर है 24 है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, स्वतंत्र के विरुद्ध अधिकार है ना, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसमें 2 अनुच्छेद, एक फोर्स्ड लेबर के बारे में है और एक 24 बच्चों से संबंधित है, बच्चों के शोषण से, कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसका फंडामेंटल राइट है कि वो पढ़ाई लिखाई करें। इसीलिए गार्जियन का कर्तव्य है, माता पिता और गार्जियन का कर्तव्य है कि उसे विद्यालय भेजें। कहाँ भेजें? विद्यालय भेजें। ये हो गया। इस प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको वो ये है, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, मतलब निर्वाचन में इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन मतलब री इलेक्शन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद, यहाँ लिखेंगे कौन सा अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है या संबंध रखता है? संबंधित है। तो आपको जो यहाँ पर आंसर ऑप्शन होगा ये हम लोग अनुच्छेद 54 ले सकते हैं, बी नंबर अनुच्छेद 55 ले सकते हैं, सी नंबर में अनुच्छेद 57 ले सकते हैं और डी नंबर में अनुच्छेद 52 ले सकते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्निर्वाचन में अनुच्छेद 57। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल इसको अनुच्छेद बोलते हैं 52, ये बताता है कि एक भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, शैल बी अ प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट को प्रेज भी बोलते हैं, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति। सेल जहाँ पर लगा रहे वहाँ पर निश्चितता के बारे में बताता है ना, जैसे विल और सेल मतलब क्या होता है, गागेगी तो सेल रहेगा, इसका मतलब 100% होगा ही। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना। और ये जो आपको आर्टिकल 52 है, ये संघ के बारे में दिया हुआ। किसके बारे में दिया? संघ के बारे में। जैसे भाग 1 में हम लोग क्या बोलते हैं, जो संविधान का भाग है वो क्या बताता है, वो बताता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, मतलब संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरा जो भाग है वो नागरिकता के बारे में बताता है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, है ना। सिटीजनशिप थर्ड में फंडामेंटल राइट बता दिए हैं। और अनुच्छेद 4 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक जो कल्याणकारी के बारे में बताता, वेलफेयर स्टेट्स के बारे में बताता। और उसी में भाग 4 अ या क जो है वो बताता मौलिक कर्तव्य, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कब आया था। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मूल संविधान में नहीं है, कब आया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, मतलब 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या आया आपको, मौलिक कर्तव्य। और किसके सिफारिश पे? तो वो आया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्ण सिंह समिति के, इसके बारे में बाद में बताएंगे, है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। अब इसमें जो प्रेसिडेंट है, जो हमारा क्या है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ये जो है इससे संबंधित 5 अनुच्छेद जो है आर्टिकल, 5 अनुच्छेद जो बहुत इम्पोर्टेंट, 54, 55, 57, 62 और अनुच्छेद 71। आर्टिकल 54 जो है वो कहता है ना, आर्टिकल 54 जो है ना, वो ये बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेगा, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट, मतलब वोटर्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता? वोटर के बारे में, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उसमें वोट कौन डालेगा, तो वो कौन बताएगा? अनुच्छेद, ये पुनर्निर्वाचन है, निर्वाचन के बारे में बता रहे हैं फर्स्ट जो, कि वोट कौन डालेगा। अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है उसका प्रोसीजर के बारे में बता। प्रोसीजर मतलब हम लोग सिस्टम भी ले सकते हैं, प्रक्रिया, क्या ले सकते हैं, प्रक्रिया, मतलब यह राष्ट्रपति के अनुच्छेद, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसका प्रक्रिया के बारे में बता। आर्टिकल 57 जो है 57, ये राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है, मतलब री इलेक्शन से। किससे संबंधित है? री इलेक्शन से। अनुच्छेद 62 जो है 62 जिसको बोलते हैं, वो टर्म से संबंधित है, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, टर्म्स, तो कितना होता है, 5 ईयर्स होता है, हम लोग जानते हैं कितना होता है, 5 ईयर्स। और 71 जो है, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए, इस इतिहास में देखा गया कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी पहले जैसे नीलम संजीवा रेड्डी सबके समय में कुछ न कुछ विवाद हुआ था। तो यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, विवाद को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट, क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट, कोई विवाद हो जाए, तो विवाद को कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। वो जो डिस्प्यूट है मतलब विवाद, उसको कौन सुलझाएगा, सुप्रीम। और ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, 71। तो समझ गए, राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट ये हमेशा पूछा जाता है कि 54 वोट कौन डालेगा, तो आपको मालूम है वोट कौन डालेगा, लोकसभा के मेंबर निर्वाचित, राज्यसभा के मेंबर निर्वाचित, है ना, और लोकसभा के निर्वाचित मेंबर, राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, और एंड राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो राज्य विधान, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, मतलब राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है, ये तीनों वोट डालेंगे, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सब निर्वाचित होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा जितने भी हैं और उसके निर्वाचित सदस्य। साथ ही दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी, जिसको हम पहले पांडिचेरी बोलते हैं, दिल्ली और, तो दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी भी क्या है, केंद्र शासित। ये दोनों के भी विधानसभा के सदस्य कौन क्या डालेंगे, वोट डालेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। जिस प्रकार से देश में संसद है, उसके 2 अंग हैं, है ना। संसद के कितने अंग हैं, वैसे संसद के 3 अंग हैं। बोलेंगे सदन तो सदन बोलेंगे 2, और जब बोलेंगे कितने अंग हैं तो 3, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब हम बोलेंगे संसद, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के कितने अंग हैं, तो बोलेंगे 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब बोलेंगे कितने सदन हैं, हाउस, तो 2, लोकसभा, राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य में, स्टेट में, है ना, स्टेट में, स्टेट मतलब राज्य में जो है लेजिस्लेचर होता है, क्या होता है,
लेजिस्लेचर। जैसे केंद्र में क्या होता है, पार्लियामेंट, संसद, उसी प्रकार स्टेट में, राज्य में होता है लेजिस्लेचर। इसको हम लोग बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोलते हैं, विधानमंडल। क्या बोलते हैं, विधानमंडल। तो यहाँ पर जब बोलेंगे तो संसद में दो पार्ट, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार यहाँ पर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने हाउस है यहाँ पे, 2 हाउस, संसद में, पार्लियामेंट में, देश में, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य में भी 2 है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, है ना। जो तो ये जो होता है लोकसभा जनता चुनती है और ये जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। उसी प्रकार लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायक होता है हम लोग का क्षेत्र का, इसको पब्लिक चुनता है। कौन चुनता है, पब्लिक। और ये पब्लिक के द्वारा जो प्रतिनिधि है वो चुनते हैं किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है। अब बोलेंगे कि इसके कितने अंग हैं, तो 3, तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या कर, गवर्नर कर देंगे। क्या कर देंगे, गवर्नर कर देंगे। इस प्रकार से हमें लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो 2 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है, सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब पूरा होता है, संपूर्ण। इंटीग्रल मतलब लिख लेना पूर्ण या संपूर्ण या पूरा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। क्या होता है, संशोधन। पहला संशोधन कब हुआ था, 1951 में। इसको हम लोग सुधार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सुधार, रिफॉर्म्स। क्या बोल सकते हैं, रिफॉर्म्स। तो जो पहला संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, वो कब हुआ था, 1951 में। और वो किसके लिए हुआ था, एग्रीकल्चर के लिए। किसके हुआ था, एग्रीकल्चर। किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर से। तो सिक्किम जो है ना, पूर्णता राज्य कब हुआ, इंटीग्रल मतलब पूर्णता होता है ना। कब पार्ट बना भारत का, सिक्किम, जिसकी राजधानी कहाँ है, गंगटोक। कहाँ पे, गंगटोक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, 28, 60, 28th अमेंडमेंट, 28th अमेंडमेंट। बी नंबर में है 30th अमेंडमेंट। सी नंबर में है 36th अमेंडमेंट। और डी नंबर में हमारा दिया हुआ है 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 36 अमेंडमेंट हो जाएगा। मतलब 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम भारत का पूर्णता राज्य बन गया। और 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1975 ईस्वी में। एडी मतलब क्या होता है, ईस्वी। अब इसमें हम लोग बात कर लेंगे 42nd अमेंडमेंट। जो 42nd अमेंडमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे संशोधन है, मतलब बहुत सारे सुधार है। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता। क्या बोला जाता, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब लघु या छोटा संविधान, लघु या छोटा संविधान बोला जाता, लघु या छोटा संविधान। 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारा चीज़ हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रियम्बल। तो अभी तक में प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसी के द्वारा हुआ। और इसमें क्या किया गया, 3 वर्ड को जोड़ा गया, समाजवादी जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट, उसके बाद सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा क्या है, इंटीग्रिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी। 3 वर्ड को क्या किया गया, जोड़ा गया, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी। 3 शब्द को क्या किया गया, जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में। साथ ही मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएं कि मौलिक कर्तव्य का जो कंसेप्ट आया कब आया, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा ही आया। और किसके सिफारिश में आया, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। इसमें हम लोग एक अमेंडमेंट और देख लेंगे। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, है ना, पॉलिटी के भाषा में बोलेंगे संशोधन। और वैसे यदि हम लोग बोलेंगे तो रिफॉर्म्स या सुधार हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिफॉर्म्स या
सुधार हम लोग बोल सकते हैं। एक जो 42वां संविधान संशोधन के बाद हुआ तो 44वां 44th अमेंडमेंट 1978, ये हुआ था आपको। तो 42वां में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 44वां में पहली बार, है ना, 1978 में पहली बार आपको गैर कांग्रेसी, है ना, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, है ना। तो जो 76 के बाद जो है ना, 76 के बाद जो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस की कांग्रेसी सरकार बनी थी, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और वो जो गैर कांग्रेसी सरकार थी वो किसकी थी? जनता पार्टी की। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री जो बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई। और किस एज में बने थे? 82 वर्ष के एज में। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि जो सबसे उम्रदराज जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन पूछा भी जाता। तो 44वां संशोधन में एक इम्पोर्टेंट बात हम बताना भूल गए कि जो हम अभी बताएं, जो फंडामेंटल राइट है, FR, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितना था? 7। लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में ही संपत्ति के अधिकार को हटा करके, मौलिक अधिकार से हटा करके कहाँ दे दिया? विधि अधिकार बना दिया, है ना। या हम लोग बोल सकते हैं कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। या इसी को हम लोग बोलते हैं लीगल राइट बना दिया। कौन सा राइट बना दिया? लीगल राइट। मतलब पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट में दे करके उसको कब कहाँ दे दिया? 300 क में। 300 क में अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में रखा गया? 300 क में। अब पहले किस अनुच्छेद में था? तो बोलेंगे अनुच्छेद 31 में। पहले कौन अनुच्छेद में था? संपत्ति का अधिकार। इसको बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में था, और 44वां संविधान संशोधन करके, रिफॉर्म्स करके उसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट बना दिया। और किस अनुच्छेद में रख दिया? अनुच्छेद 300 क। खत्म हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कि विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। विच कंट्री एक्सेप्टेड द ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब कौन ऐसा कंट्री है कि जो दोहरी नागरिकता, ड्यूअल मतलब दोहरी नागरिकता को अपनाया? चाइना, बी नंबर में USA, सी नंबर में इंडिया और डी नंबर में फ्रांस। तो कौन ऐसा देश है जो दोहरी नागरिकता को अपनाया? तो कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब 2 प्रकार का नागरिकता, वो कहाँ पे है? अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद FR, है ना। 5 नंबर में है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद FR के बारे में बता दिए। F से फंडामेंटल, R से राइट मतलब फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। मतलब मौलिक अधिकार के बारे में किस भाग में दिया गया? तो बता दिया है ना। भाग 2, बी नंबर में भाग 4, सी नंबर में भाग 3, डी नंबर में भाग 5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा, है ना। भाग 2 में क्या है? नागरिकता के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ? नागरिकता, जिसको हम लोग सिटीजनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप बोलते हैं। और ये भाग 2 में है अनुच्छेद मतलब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 5 से 11 के बीच है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद भाग 4 है, ये DPSP के बारे में दिया हुआ है। DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, और ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देता है, कंसेप्ट देता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो बता दिया, और भाग 5 जो है वो संघ के बारे में, किसके बारे में, संघ के बारे में। तो भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपको अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, और ये जो DPSP है ये है आपको अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, और ये जो संघ है ये है अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच है। नागरिकता यहाँ तक है। और जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, वो क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, टेरिटोरी मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और ये जो है आपको ये अनुच्छेद 1 से 4 है, 1 से 4 के बीच, 1 to 4 के बीच, यहाँ तक हो गया। ये आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और जो भी एग्ज़ाम है, स्टेट PCS है, UPSC है ना, और भी जो रेलवे SSC, सब में इसका क्वेश्चंस आपको बनेगा। हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गार्जियन। गार्जियन मतलब समझते हैं अभिभावक, है ना, ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब जो मौलिक अधिकार है उसका गार्जियन कौन होता है, उसका गार्जियन कौन होता है, प्रधानमंत्री PM, B नंबर में CGI मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सॉरी, B नंबर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI लिख देते हैं ना, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। C नंबर में आपको है, C नंबर में हु इज़ द गार्जियन ऑफ FR। उसके बाद है पार्लियामेंट, संसद, और D नंबर में जुडिशियरी, जुडिशियरी मतलब जो मौलिक अधिकार का गार्जियन होता है, अभिभावक होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करता है। तो आपको तो बताएं कि रक्षा किसके द्वारा होगा, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद आर्टिकल 32 के द्वारा, और हाई कोर्ट के द्वारा 226, है ना, और उसके द्वारा क्या होता है, मौलिक अधिकार का रक्षा होता है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जुडिशियरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुडिशियरी मतलब जुडिशियरी जो है वो फंडामेंटल राइट का क्या है, गार्जियन, क्या है, गार्जियन है। और जुडिशियरी ही क्या करता है, हमारा फंडामेंटल राइट का क्या करता है, रक्षा करता है। 7 नंबर में व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ लोकसभा मेंबर्स। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ लोकसभा, L से लोक, S लोकसभा मेंबर्स, लोकसभा मेंबर्स, इसको हम लोग MP बोलते हैं। कितना लिमिट है, A नंबर में है 500, B नंबर में है 552, C नंबर में है 545, और D नंबर में है 543। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 552। तो लोकसभा में कितने अधिकतम मेंबर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कितने, 552, जिसमें 550 जो वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, और 2 जो है वो मनोनीत होगा। 2 क्या होगा, मनोनीत होगा राष्ट्रपति के द्वारा। और हम यदि स्टेट में बात करेंगे, राज्य में बात करेंगे, है ना, राज्य विधानसभा में यदि बात करेंगे, तो मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, 500 होगा। कितना होगा, 500 होगा। कितना होगा, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा राज्य विधानसभा में। और आपको और मिनिमम जो होगा आपको, मिनिमम वो कितना होता, 60 होता है ना, मिनिमम कितना होता, 60। तो 552 जो मेंबर्स है वो क्या है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट, लोकसभा में 552, अभी वर्तमान में 543 है ना, 543 लोकसभा का सीट है। और सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे, 80 सीट वो उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा का भी सीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31 है। और राज्य में बोलेंगे, राज्य विधानसभा में तो मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, 500। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है, वर्तमान में 403 कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, है ना। तो मिनिमम कितना, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है स्टेट, कुछ क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन है। ऐसे गोवा हो गया, आपको सिक्किम हो गया, है ना, ये सब अपवाद में, जहाँ पे 60 से क्या है, कम सीट्स हैं, 60 से क्या है, कम सीट्स। तो ये हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे 8 नंबर में,
8 नंबर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि विच स्टेट हैज़ द ये तो हम बात कर लिए कि विच वन ऑफ द नोन एज द परमानेंट बॉडी ऑफ पार्लियामेंट। कहता है विच वन इज नोन एज परमानेंट विच वन इज नोन एज परमानेंट बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट तो इसमें क्या होगा, लोकसभा होगा, बी नंबर में राज्यसभा हो जाएगा, सी नंबर में ऑप्शन में क्या दिया हुआ, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, और डी नंबर में नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। कहता है कि जो संसद है ना, देश में एक संसद है, तो इसका जो परमानेंट बॉडी है मतलब अस्थाई बॉडी मतलब जो कभी चेंज नहीं होता वो कौन है, तो राज्यसभा है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि पब्लिक के द्वारा इलेक्शन नहीं होता, मतलब हम जिसको चुनते हैं लोकसभा में वही फिर क्या करता है, हम जिसको विधानसभा में चुनते हैं फिर उसी के द्वारा राज्यसभा का मेंबर को चुना जाता है। मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, इसका इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत है ना, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम के अंतर्गत है। तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं राज्यसभा को। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर एक 1/3 मेंबर्स क्या होता है, रिटायर हो जाता है। क्या होता है, मेंबर्स रिटायर हो जाता है, 2 वर्ष में 1/3। ऐसे मान ली सपोज दैट इतना सीट है तो वो क्या होगा, इसको 3 भाग कर देंगे तो 2 वर्ष में रिटायर हो गया, 2 वर्ष में 1/3 क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो ये जो रिटायर हो गया तो ये खाली हो गया, तो फिर इसमें क्या होगा, 1/3 मेंबर को भर दिया जाएगा। और मतलब 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और फिर इसको क्या कर लिया जाता है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम से फिर उसको भर दिया जाता है। और एक मेंबर का जो होता है 1 मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है ना, टर्म होता है वो 6 साल होता है। कितना होता है, 6 ईयर्स होता है। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, या ऐसे बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर होते हैं, एक मेंबर का जो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, है ना। फिर उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा क्या होता है, चुन लिया जाता है। एक बात और हम बता देना चाह रहे हैं, तो जैसे तभी बताएं कि पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, हाउस मतलब सदन है। तो यदि हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट का जो जिक्र है, मेंशन है, किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में, तो 79 में। और फिर हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ हम लिखते हैं राज्यसभा और यहाँ हम लिखते हैं लोकसभा। तो यदि बोलेंगे कि संसद के बारे में किस अनुच्छेद में जिक्र है, 79, और 79 के बाद 80। राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो 80। और फिर बोलेंगे लोकसभा के बारे में तो अनुच्छेद 81। तो संसद किस अनुच्छेद में वर्णित है, 79। राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है, 80। और लोकसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 81। किस अनुच्छेद में वर्णित है, 81, 81। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। जो राज्य में जो इलेक्शन होता है उसको कौन कंडक्ट करता है ना, कौन कंडक्ट करता है। तो इसके ऑप्शंस है स्टेट इलेक्शन कमीशन, बी नंबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी नंबर में स्टेट गवर्नमेंट, और डी नंबर में दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब होता है राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब होता है भारत निर्वाचन आयोग,
स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, भारत सरकार, ये हो। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ECI। मतलब होता क्या है कि जो राज्य स्तर तक, जैसे देश का इलेक्शन हुआ, स्टेट का इलेक्शन हुआ, ये जो जिम्मेदारी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसको है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब भारत निर्वाचन आयोग को है। किसको है? भारत निर्वाचन आयोग। और इसका जो व्याख्या है वो आपको है आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक के बीच। मतलब आर्टिकल 324 से 329 क्या बताता है? निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। और स्टेट इलेक्शन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके नीचे जैसे पंचायती इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है ना, किसका इलेक्शन है? म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है। ये सब किसके हाथ में है? ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। किसका है? स्टेट गवर्नमेंट किसके द्वारा करवाती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये राज्य सरकार करवाती है, और राज्य सरकार किसके द्वारा करवाती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका इलेक्शन होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन होता है ना। अब हम लोग बात करेंगे, जब पंचायती राज की बात आ गई, तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज है, ये क्या है? ये त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय। वर्तमान में क्या है? त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय में बोले तो ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। जो आपको ग्राम स्तर पर होता है ना, तो किसका चुनाव होता है? मुखिया का होता है। किसका होता है? मुखिया का होता है। प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति। जो फिर किसका चुनाव करते हैं? प्रमुख का। किसका करते हैं? प्रमुख का। और जिला स्तर पर होता है वो आपको जिला पार्षद या हम लोग बोलेंगे जिला परिषद, या क्या बोलेंगे? जिला परिषद का चुनाव होता है। जिला परिषद या जिला पार्षद। तो त्रिस्तरीय है। और ये जो त्रिस्तरीय का कंसेप्ट आया, कहाँ से आया? ये आया BR मेहता। मतलब बलवंत राय मेहता। ये जो कंसेप्ट दिया था, ये कौन दिया था? बलवंत राय मेहता। मतलब BR मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायत की अवधारणा आया था, है ना। और ये कब आया था? 1957 में। कब आया था? 1957 में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। और इसको जो लागू किया गया, इसका जो शुरुआत हुआ वो हुआ गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से हुआ? राजस्थान के नागौर जिलों से इसको क्या किया गया? शुरुआत किया गया। एक क्वेश्चन और है कि जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, ग्राम पंचायत में जो सबसे पावरफुल पोस्ट है वो कौन है? मुखिया का। ये अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये देगा अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देगा। और वार्ड सदस्य जो होता है ना, वार्ड मेंबर, वो किसको त्यागपत्र देगा? रिजाइनेशन। त्यागपत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिजाइनेशन। क्या बोलते हैं? रिजाइनेशन। वो किसको देगा? मुखिया को। वो किसका देगा? ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है और बहुत बच्चे गलती कर दी। तो मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो कोई वीडियो मार दिया, कोई कुछ मार दिया, लेकिन होगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को मुखिया अपना त्यागपत्र देगा, और वार्ड सदस्य मुखिया को। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच कमेटी रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट। तो ये तो हम बता दिए हैं ना, पंचायती राज के बारे में, इसी में दोनों आ गया। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि जो पंचायती राज कार्यक्रम था, पंचायती राज कार्यक्रम जो चलाया गया था, है ना, जो पंचायती राज कार्यक्रम था, है ना, जो पंचायती राज कार्यक्रम था, तो
इसका क्या था कि इससे पहले जो चलता था, है ना, पंचायती राज में दिया हुआ है, इसमें चलता था, इससे पहले जो चलता था वो था CDP। क्या चलता था? इसको बोलते हैं चाइल्ड, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके पहले 1 मिनट हम लोग इसमें बारे में बता रहे हैं कि विच कमेटी रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। इसके बारे में बता दिया कि जो रूरल डेवलपमेंट है ना, ये तो बता ही दिया कि जो इसमें हम लोग बोलेंगे 1 मिनट, जो पंचायती राज कार्यक्रम है या इससे पहले जो 1952 में स्टार्ट किया गया, क्या कहाँ स्टार्ट किया? 1952 में। इसको हम लोग बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इससे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता से पहले जो आया था वो क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें हम लोग इसका बोल रहे हैं, है ना, इसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम बोला जाता है। इसका मकसद एक ही था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य एक ही था कि ग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था हमारा, उसका क्या था? गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। ये जो कंसेप्ट आया था, ये कब लाया गया था? 1952 में। और इसी के बदले में फिर बाद में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज आया, बलवंत मेहता मतलब BR मेहता के सिफारिश पे, BR मेहता के सिफारिश पे। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट इन अब्सेंस ऑफ CGI। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स the president in the absence of CGI। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसको हम लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बोलते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उसी को हम लोग भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को जो अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है, वो कौन करता है? CGI, मतलब C से चीफ, G से जस्टिस, I से इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन यदि वो अब्सेंट है ना, वो यदि अब्सेंट है तो वो कौन करेगा? यदि वो अब्सेंट है तो वो कौन होगा? तो सेकेंड मोस्ट है ना, सीनियर जज। तो इसको जो अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा? सेकेंड मोस्ट सीनियर जज, सेकेंड मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हो गए वो क्या करेंगे? मतलब राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, अब नियुक्ति होना, तो उस नियुक्ति होना है, लेकिन CGI क्या है? अब्सेंट है, भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सीनियर जो जज होंगे वो क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होंगे वो क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि जो जैसे कि CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उसके बाद हमारा है वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट है मतलब उपराष्ट्रपति है। केग है मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। उसके बाद AGI है, इसके बारे में हम बता रहे हैं अभी। उसके बाद आपको ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। और उसके बाद आपका है चीफ ऑफ फाइनेंस कमीशन, चीफ ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो CGI मतलब भारत सरकार का मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भारत सरकार का मुख्य। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। केग मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। AGI मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
ECI मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और चीफ ऑफ फाइनेंस कमीशन है ना, ये जो होता है ना वित्त मंत्रालय का जो चीफ होता है, वित्त आयोग का जो चीफ है, ये जितने भी लोग हैं सर, CGI हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, केग हो, AGI हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसको क्या बोलते हैं, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। तो भारत सरकार जो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है वो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना। और उसके बाद भारत सरकार का जो दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल है ना। तो वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, वो आपको के वेणुगोपाल है। और यदि पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल, तो हम लोग बोलेंगे MC सीतलवाड़। क्या बोलेंगे, MC सीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल। और भारत सरकार के ही दूसरा जो विधि अधिकारी होता है ना, लीगल ऑफिसर होता है, वो होता है सॉलिसिटर जनरल। जो अभी वर्तमान में कौन है, तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। जब बोलेंगे राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, लीगल ऑफिसर, तब हम लोग बोलेंगे एडवोकेट जनरल। क्या बोलेंगे, एडवोकेट जनरल। तो ये सब जो अपना रिजाइनेशन देगा, क्या देगा, रिजाइनेशन, रिजाइनेशन मतलब त्यागपत्र। क्या देगा, त्यागपत्र। रिजाइनेशन वो किसको देगा, राष्ट्रपति को। याद रखना, किसको देगा, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट किसको देगा, प्रेसिडेंट। किसको देगा, राष्ट्रपति को। किसको देगा, प्रेसिडेंट को। किसको देगा रिजाइनेशन, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, AGI हो, इलेक्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ECI, ये किसको देगा आपको, राष्ट्रपति। ये जितने भी है लोग हैं, ये किसको देगा त्यागपत्र अपना, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। किसको त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को देगा त्यागपत्र। किसको देगा त्यागपत्र, राष्ट्रपति। अब जैसे हम लोग बोले भारत सरकार का सबसे अधिक, वो करता क्या है,